अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। चार अहम चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो पीटीआई के बारे में बात करेंगे कि इंटरनली उनके क्या हो रहा है। अब वो कहते हैं ना, कल भी हम यही कह रहे थे, नाउ यू सी इट नाउ यू डोंट। शेर मरवत साहब अभी अंदर हैं पार्टी के, फिर नहीं हैं शेर अफजल मरवत साहब। फिर ये कि खैर गंडापुर साहब को जो हटाया है फ्रॉम जो उसकी चेयरमैनशिप केपीके की पार्टी की, वो शायद एक नॉर्मल चीज़ है क्योंकि दो ओहदे थे उनके पास। उस पर भी बात करेंगे। फिर जो पीटीआई का डायलॉग के हवाले से मामला है। चलें जी, अब ये देख लें, एक और नया खाता खोला इन्होंने। आई गेस इट्स अ क्वेश्चन फॉर जस्ट डिस्कशन। इससे कोई कॉन्क्रीट तो इम्पैक्ट ना इधर है ना उधर है। अच्छा, फिर देखें कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की भी रौनक लगी होती है। वो कहते हैं जी अभी हम आपके साथ हैं। अच्छा, साथ हैं लेकिन हम नाराज़ हैं, लेकिन आप तो 5 साल तो पूरे करेंगे, लेकिन हम मानते नहीं। चलें जी, सब्र भी कर रहे हैं, नाराज़ भी हैं, साथ भी चलेंगे। मेजर पोस्ट भी हमारे पास हैं, प्रेसिडेंट भी हमारे पास हैं, हमारे पास सेनेट चेयरमैन भी हैं, हमारे पास गवर्नर्स भी हैं 2 मेजर प्रोविंसेस के। और ये कि ये भी कहा इन्होंने कि पंजाब में इलेक्शंस करवाएं लोकल बॉडीज़ के। उस पर भी देखते हैं। शौकत पराचा साहब सीनियर एंकर एनालिस्ट प्रोग्राम अपना करते रूबरू। थैंक यू शौकत फॉर जॉइनिंग अस। अतर काजमी साहब हैं सीनियर एंकर एनालिस्ट, प्रोग्राम करते हैं सवालनामा, सुनो न्यूज़ में हैं। ये आज न्यूज़ में शौकत हैं और वीलॉग खूब जोरों शोरों से अतर काजमी साहब करते हैं। शौकत, आपने शुरू किया या नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं किया, आप इसी में सेटिस्फाइड? जी जी, कानून बन गया ना, तो शौकत साहब का हम रजिस्टर करवाते हैं। ये भी उस कानून के ज़ुमरे में तहत आ जाएंगे। अच्छा जी, और बैरिस्टर साद रसूल साहब, बहुत शुक्रिया साद फॉर जॉइनिंग अस। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं जी आपसे। पीटीआई का जरा बताएं, गपशप क्या है ये अभी, क्या है? आप तो हंस ऐसे रहे कि मैंने कोई आपसे जोक क्रैक किया। शेर अफजल मरवत साहब का बताएं। इतना कहकर तो लगाने की जरूरत है, आपको लगता है? मेरे ख्याल में जिस किस्म के हालात हैं और जो चीज़ें हो रही हैं, तो हंसना बनता तो है। कभी मुज़ाकरात होते हैं, कभी ख़त्म होते हैं, कभी ये होता है, कभी वो होता है। बाकी शौकत साहब उस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे, पर हंसी तो सबको आ रही है। ये वो हंसी है कि कौम हंसते हंसते इसी में रोना शुरू हो जाती है। कभी रोते हैं हम लोग, कभी हंसते हैं, बस ऐसा ही हो रहा है। नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा था कि आपने पीटीआई की इंटरनल बात की। अभी मुज़ाकरात पे तो हम आगे आएंगे। देखें, ये जो गंडापुर साहब को हटाया गया है, 2 बैकग्राउंड हैं इसके। नंबर 1, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खान साहब सीरियसली इंगेज करना चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अली अमीन खान गंडापुर। अच्छा, इसलिए देखिए ना, NA-44 हो NA-45 हो, एक ही हल्का है, एक ही मुकाबला है। इसमें तो कोई, मैं ये कहूं कि अली अमीन खान गलत कर रहे हैं, मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि उनका तो मुकाबला बराह रास्त है। अली अमीन खान किस तरह चाहेंगे कि कहीं मौलाना साहब को अकोमोडेशन हो? मौलाना साहब पिछली बार बन्नू से आए थे, इस बार पिशीन से आ गए। अली अमीन ने तो वहाँ यानी अपना सिक्का जमाया हुआ है। दूसरी बात, सॉरी, तो उसकी फ्लिप साइड तो ये, फिर इमरान खान के लिए तो ये बहुत बड़े एक बनते हैं एलाई, जिस तरह की पॉलिटिक्स वो करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो भी उनको नहीं छोड़ सकते। मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी बात को आगे बढ़ा, वो मौलाना को वो करना चाह रहे हैं ना। और अभी 2 हफ्ते पहले अली अमीन खान की बात भी एक आई थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की थी, वो डायरेक्ट मौलाना साहब के खिलाफ थी। दूसरा, जो जुनैद अकबर खान को, सॉरी, और एक और भी तो गपशप उन्होंने मारी, जो बाहर बैठे हैं जी, उन्होंने उनको हरवा दिया, उनकी नहीं बेगम को अंदर जेल में डलवा दिया। ऐसे दूसरा, जो आज जुनैद अकबर खान को रिप्लेस किया गया है, ये महज नहीं है कि 2 ओहदे थे अली अमीन के पास और एक लिया गया है। अच्छा, आपको याद है शकील खान को जिस वक्त सूबाई काबीना से निकाला गया, अली अमीन खान ने निकाला करप्शन चार्जेस पे, जुनैद अकबर खान ने सबसे पहले बात की थी कि शकील खान जो है हमारा बहुत अच्छा वर्कर है। बिल्कुल। और उसके साथ फिर शाह फरमान ने भी बात की थी, डॉक्टर मोमन जो है सेनेटर हैं, उन्होंने भी बात की थी। फिर ऐसे हुआ कि अली अमीन खान ने जुनैद अकबर खान को भी प्रोविंशियल ओहदे से हटा दिया था। तो आज तो यूं लगता है कि अली अमीन खान का नहीं, अली अमीन खान का जो मुखालिफ ग्रुप है उसको एम्पावर किया। वही तो मैं कह रही हूँ, कम बैक हुआ है ना उनका। कम बैक
जुनैद अकबर खान का बेशक, हुआ ऐसे बेशक, ही। ये अब तीसरा अहम चीज है शेर अफजल खान मरवत। मुझे नहीं समझ आती कि इतना उनका अच्छा वर्कर है या लीडर है, जो भी कहा जाए, क्राउड पुलर है, लोग कोई मैं ना मानूं, फर्ज किया मैं कहूं कि शेर अफजल खान मरवत की कोई स्टैंडिंग नहीं है, इट्स नाइव। शेर अफजल खान खड़ा कर दें, क्राउड उसके पास आएगा, या किसी और को खड़ा कर दें, क्राउड किसके पास, ये सारा पॉलिटिकल हिलाया जुला केपी को तो उन्होंने नहीं ऐसे ही ना। तो आज अगर आज कहे कि जी, कोई कहे कि शेर अफजल खान को पार्टी से निकाल दिया जाए, मसलन इनके एक बड़े लीडर का आगे बयान छपा हुआ है कि जी अनगाइडेड मिसाइल हैं, यानी मिसगाइडेड मिसाइल हैं। कौन है बड़े लीडर, कितना कद है उनका? वाह, बड़े सारे लीडर ने कहा। अच्छा नहीं होता फिर वो मैं खामखा हर एक का नाम लेने लग जाऊं ना। लो तो कोई सीक्रेट है, कोई तो बढ़िया जब मुझे फिर भी मुनासिब नहीं लगता। ठीक अच्छा, है, सलमान अख्तर राजा साहब छोड़ें। अब ये क्या बात है, ट्रांसपेरेंटली बात करें, किसने कहा था? मुझे भी नहीं पता किसी ने कहा, इसलिए सारे ही बड़े हैं उस जमात में तो। अब फिर कहेंगे मैं हंस रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा फिर तो ये जो ठीक है, एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि इन पे प्रेशर है जी। प्रेशर में तो जो लोग बच जाते हैं साथ, वो ज्यादा कोहेसिव होते हैं। आपने 2002 में देखा था नून लीग कैसे कॉम्पैक्ट रही थी। आपने पीपल्स पार्टी का 80 में देखा, पीपल्स पार्टी को वो कैसे कॉम्पैक्ट रहे, कमाल था ना। तो जो वाकई पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इधर उधर से हिस्सा नहीं डाला गया, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी उस तरह से इवॉल्व हुई है। साहब ने कहा था शेर अफजल मरवत साहब के बारे में, चलें मतलब कोई आपको बता दिया नहीं, किसी नहीं, मेरा मतलब कि वो मुझे कह रहे हैं कि जी इतना सीक्रेट तो कोई नहीं है। सीक्रेट की बात नहीं है। फिर देखे ना, पिन पॉइंट करके, अभी तो हम यही बात कर रहे थे। मैं तो समझती हूँ पिन पॉइंट करें तो मैं फिर क्या कहूँ कि मैं एक कल्चर की बात कर रहा हूँ। मैं एक पार्टी के अंदर जो एक कल्चर है, जो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी या अदरवाइज जो है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें इंडिविजुअल मैटर नहीं करते टू मी, उसमें आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है वो मैटर करता है। अगर थॉट इतना डिवाइडेड, डिस्टर्ब्ड है, और फिर आइडियल्स ये हैं कि हमने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को फतेह, तो पहले अपने अंदर। अच्छा, वैसे उस पे मैं एक बात जरूर कहूंगी, हमेशा हम ये बात करते हैं कि जिन हालात में है पीटीआई, तो उन हालात में ये जो मामलात हैं ये तो होंगे। नंबर 2, पार्टी है इमरान खान, और इमरान खान है पार्टी, तो जो इमरान खान कहेंगे वही होगा। और जो आपकी बात है कि लोगों को लेकर मरवत चलते हैं, वो बात ठीक है, कुछ को लेके चलते हैं, कुछ को नहीं लेके चलते। वो फैसल चौधरी का नहीं कह दिया था सलमान अख्तर राजा साहब ने, वो कोई नहीं, अब उसका पार्टी से ताल्लुक नहीं। फिर इमरान खान ने कहा ये हमारे वकील हैं, तो इनकी तो रौनक चलती रहती है। जी आप फरमाएंगे। देखिए, ऑब्वियसली एक तो जैसा आपने भी कहा कि पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी जिक्र हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो दोनों मेल्ट हो गई थी, पैट्रियट बन गई। क्या इधर से कोई पीटीआई नजरियाती बना सके? जो इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान बनाने की कोशिश की, उसके साथ जो हुआ इस्तेकाम पाकिस्तान के, अगलों की दहाइयों की सियासत खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल में जितनी रेजिलियंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया अपने आप को, हमने अपनी तारीख में किसी भी दौर के अंदर किसी सियासी जमात को, इसलिए कि जो नई सियासी जमातें बनाई जाती हैं कम से कम एक इंतखाब तक रेलेवेंट होती है। लेट मी रिमाइंड यू कि जब बीबी 13 लोगों के साथ बैठी हुई थी असेंबली में, फिर उससे वो निकल के बहुत आगे बढ़ी थी। तो पीपल्स पार्टी का जो कोर था, जो तोड़ा, वो किधर है पेट्रियट आज? वही मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि एक इंतखाब तक वो रेलेवेंट होते हैं, लेकिन जब पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की, पीटीआई 13 सीटों के साथ नहीं आई, पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन के आई बगैर इंतखाबी निशान। तो ये है, और कहा गया कि जी रेड लाइन वगैरह भी लग गई है। अब तहरीके इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है? देखें, ऑब्वियसली जमात के अंदर इख्तलाफात की खबरें तो पहले भी आती रहती हैं। अली अमीन साहब को हटाना ये दो उदों वाली बात नहीं है। मैं प्राचा साहब से एग्री करता हूँ, ये एक बाकायदा एक पैगाम है। जिन क्वार्टर्स के साथ एंगेजमेंट हो रही है उनके लिए भी पैगाम है। अब जुनैद अकबर की आप तकरीर उठा के सुन लें, जो उन्होंने पहले दिन आके पार्लियामेंट में तकरीर की थी। जुनैद अकबर को कितनी दफा गिरफ्तार किया गया, बार बार गिरफ्तार किया गया, और जुनैद अकबर साहब अली अमीन साहब के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान की पॉलिटिक्स ने एक और जो है स्टेप लिया है। अब उससे मैं हो सकता है एग्री ना करूं, आप हो सकता है एग्री ना करें। वो जो फ्रिंज एलिमेंट था, जो फ्रिंज पे बात होती थी, खान साहब ने उसको मेन स्ट्रीम पे वो ले आए। चाहे वो महारंग बलोच का जिक्र हो,
अचानक उन्होंने उस चीज़ का भी जिक्र कर दिया, महारंग का जिक्र कर दिया और दोबारा एहतजाज की बात कर रहे हैं, दोबारा इस तरह के कैरेक्टर्स सामने आ रहे हैं जी, जो दोबारा इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं जो सख्त गिर मौकिफ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जमात के अंदर उस हवाले से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और बाकी अली अमीन और उनकी जो टीम है, जो मौलाना वाला मामला है, उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्कि शेख वकास अकरम के हवाले से खान साहब ने यह भी कहा कि ये अली अमीन का तर्जुमान नहीं है, ये पार्टी का तर्जुमान है, जब उन्होंने मौलाना साहब के हवाले से कोई बात की तो वो भी है। तो मेरे ख्याल में ये 3-4 चीज़ें, और उसके अलावा एक और मामला भी है बुशरा बीबी वाला भी, उसके ऊपर भी अली अमीन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ पे बैठे हुए लोगों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये बात ठीक है जो बात चल रही है बाहर के जी, बाहर से व्लॉग में नहीं आया था या एक ट्वीट पे कि जी अली अमीन गंडापुर ने बीबी को 7 साल की कैद उन्होंने दिलवाई है, वो तो नहीं, मेरे ख्याल में you've read it, जी, मैंने भी सुना। डॉक्टर मोईद पिरज़ादा साहब ने गालबन ये क्लेम किया था। मेरे पास तो कोई ऐसी बात नहीं है। अली अमीन के साथ खुद क्या होता रहा जी, उसको पूरे पाकिस्तान में घुमाते रहे, कितने पर्चे उसके ऊपर अभी भी हैं, अभी भी उस पर केस चल रहे हैं। तो क्या कल कोई उठ के कहेगा कि जी इमरान खान साहब को भी सजा अली अमीन ने दिलवाई है? गंडापुर साहब जरा तो बड़े मजे में, वो कुछ ग्रे एरियाज में होते हैं। वो ग्रे नहीं, वो तो मेरे ख्याल में ग्रीन एरियाज में, ग्रे में आ जाए तो शायद लेकिन बात ये है, आप मेरी तरफ इशारा कर रही हैं, बात ये है कि अली नहीं अली अमीन जो हैं उनको टास्क देते भी तो खान साहब खुद ही हैं ना। अब टास्क दिया, बार बार दिया और कहा भी कि मुझे कॉन्फिडेंस है। एग्जैक्टली, और बार बार कहा। चॉइस भी अली अमीन खान किसके हैं? वो कोई जुनैद अकबर खान ने चूज किया है, सलमान अकरम राजा ने चूज किया है, या सरदार लतीफ खोसा ने किया है? दूसरी बात और भी इम्पोर्टेंट है, मैं उनका एक बात एक चीज सिर्फ, और जो पीपल्स पार्टी की रेजिलियंस है, मैं हैरान होता हूँ ये सुन के। 4 कब्रें अभी भी पड़ी हैं, वो 4 कब्रें नेचुरल डेथ की नहीं हैं। कोड़े लगे, फांसियां हुई, वो जेलों में रहे, शाही किला में रहे, नो मैच एट ऑल। वो अगर हिस्ट्री हम दयानतदारी से बयान कर दें तो हिस्ट्री है वो, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। रेजिलियंस का जो है ना पीपल्स पार्टी का, हाँ रेजिस्टेंस का तो कोई सवाल ही नहीं जो उन्होंने जी। आजकल भी आपको पता है बिलावल साहब कितना रेजिस्टेंस कर रहे हैं। आप 26वीं आईनी तरमीम हो जाए, इस वक्त का हाइब्रिड निज़ाम हो जाए, तो रेजिस्टेंस तो बहुत है पीपल्स पार्टी का, और वो नजर आ रहा है। माजी की बात, मैं भुट्टो साहब की बात देखें ना, देखिए बात ये है, मसला ये है कि अगर उस रेजिस्टेंस का नतीजा ये है कि आज बिलावल आके ताकतवरों के साथ मिल के आइन को रोंदे, तो फिर उस रेजिस्टेंस का क्या फायदा? नहीं, बात ये है कि वो मुझे ये जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है ना, ये सिर्फ 2022 से आगे नहीं है, इससे पहले भी बहुत कुछ। हाँ, बिल्कुल सही बात है, और मिक्स बैग है जी। सॉरी, माय अपॉलॉजीज। मैडम माजरत, मैं अतर काज़मी साहब की बात से एग्री करते हुए पिराचा साहब से गुजारिश करूं, हम सर को सुन के सीखते भी हैं। सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख 2022 में शुरू नहीं हुई। मैडम, आपकी बात दुरुस्त है कि 70 की दिहाई में, शायद 80 की दिहाई में, शायद उसके बाद भी पीपल्स पार्टी ने बड़ी रेजिस्टेंस की हो। हमने भी किताबों में यही पढ़ा है, जैसी भी पाकिस्तान की तारीख की किताबें हैं, कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी रेजिस्टेंस की है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीख तो पीपल्स पार्टी की तारीख नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीख तो अब से तकरीबन 30 साल पहले शुरू हुई थी। हम 70 की दिहाई की पीपल्स पार्टी को बतौर पीपल्स पार्टी तो क्रेडिट दे सकते हैं, और हर वक्त देते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहब का मुकदमा सुना, अपोलोजाइज किया। हम हर वक्त इस बात के ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये कहना कि फॉर एग्जाम्पल के रिपब्लिकन पार्टी ने 1872 में जो अमेरिकन सदर के किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट किया था, उसकी वजह से उनको आज करना चाहिए भी। 1872 के अंदर डेमोक्रेट्स के लिए तो और लोग थे, रिपब्लिकन्स और लोग थे। हमने आज की सियासत की बात करनी है। गुजारिश इतनी सी है कि हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि पीपल्स पार्टी एक रेजिस्टेंस की जमात थी। हम इस बात पे यकीन रखते हैं, कभी यकीन रखते हैं कि पीपल्स पार्टी एक रेजिस्टेंस की जमात थी। हमें बताया जाता है पीपल्स पार्टी लेफ्ट की जमात थी, प्रोग्रेसिव जमात थी, ये फंडामेंटलिस्ट पार्टीज के साथ नहीं बैठती थी, ये रिलीजियस पार्टीज के खिलाफ थी। हम इस पे यकीन रखते हैं कि तारीख में कोई ऐसा वक्त था जब पीपल्स पार्टी ऐसी थी। अब तो पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के साथ भी इत्तेहाद कर लेती है, अब तो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के साथ भी इत्तेहाद कर लेती है, अब तो पीपल्स पार्टी जो पावर्स दैट भी हैं उनकी भी बड़ी फेवरेट है, अब तो पीपल्स पार्टी 26वीं तरमीम भी करा रही है।
हम पाकिस्तान की सियासत को आज के इवेंट्स के ऊपर जज करें, आज के इवेंट्स के मुताबिक उसको चलाएं। पाकिस्तान के लोग जो इन ट्रेडिशनल पार्टी से आजकल मुतनफ़िर नजर आ रहे हैं, जिस वजह से आपने देखा 8 फरवरी को जिस तरह के वोट्स पड़े, जिसको हम सोशल मीडिया पे दीगर जगहों पे पब्लिक सर्विस में हमारे टेलीविजन चैनल्स ने, मेजर टेलीविजन चैनल्स ने जो पब्लिक सर्विस करवाए, उसके अंदर इन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम, स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज का नाम इस वजह से नहीं आ रहा कि उम्मीद तो बहुत थी। उम्मीद तो ये थी कि पीपल्स पार्टी जालिब के साथ चली थी। उम्मीद तो ये थी कि फैज अहमद फैज साहब के कदमों में बैठे रहे। उम्मीद तो ये थी कि जब फिर इनका वक्त आएगा तो ये बर्बरियत को रेजिस्ट करेंगे, ये ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े होंगे, ये ब्रूट फोर्स से अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे। लेकिन हम पीपल्स पार्टी को 40 साल पहले की तारीख पे आज मार्जिन नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पूरी सियासी करियर के अंदर मुझे एक लम्हा बताएं जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स का लम्हा हो। हाँ, उनके नाना का रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स के लम्हे आप याद करवा सकते हैं, आप उनकी वालदा के करवा सकते हैं, बिलावल साहब के करवाएं। आप मुझे जरदारी साहब की रेजिस्टेंस के पॉलिटिक्स के पिछले कम से कम 15-20 साल के अंदर 2008 के बाद से याद करवा दें। दरम्यान में अमरीत में वो जरूर रहे जेल में। हम पाकिस्तान को आज की पॉलिटिक्स पे जज करेंगे। और एक जुमला आपकी इजाजत से मैं पीटीआई पे भी कहता चलूं, पीटीआई के तमाम मेंबरान को, ख्वाह वो शेरफ खान मरवत साहब हों, ख्वाह वो अलीमीन गंडापुर साहब हो, ख्वाह कोई भी शख्स हो, जुनैद अकबर साहब हो, कोई भी शख्स हो, उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि अगर शेरफ खान साहब ये कहें कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ जलसा कर रहा हूं तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे उनके लिए। ये पॉपुलैरिटी उनके पॉलिटिकल लीडर की है, ये उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। अगर वो आज नून लीग ज्वाइन कर लें और कल कहें कि मैं सारे पाकिस्तान को मोबिलाइज करना चाहता हूं, 5 बंदे शायद ना निकल सकें जैसे कि हम देखते आ रहे हैं। जिस शख्स की पॉपुलैरिटी है वो अली अमीन गंडापुर साहब के पीछे लोग खड़े हों, वो भी बोरोड पॉपुलैरिटी पे खड़े हैं। जुनैद अकबर साहब के पीछे हों, सलमान अकरम राजा साहब के पीछे हों, शेरफ खान मरवत साहब के पीछे हों, इन सब की लेजिटिमेसी एक जगह से इनिशिएट कर रही है, क्योंकि एक शख्स है जिसके साथ अवाम की वो सपोर्ट है जो ये एंजॉय करते हैं। यू मेड योर पॉइंट जी, बिल्कुल। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, एक छोटा सा फिक्रा बोलें क्योंकि फिर आगे चलते। नहीं, 15 मिनट का जवाब मैं एक फिक्रे नहीं, बात ये है, सुने ये मैं 70s की ना मैंने पॉलिटिक्स लेट मी कम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड आई कम टू यू। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर बात करेंगे। ये बात कहते चले कि उस हद तक तो बात ठीक है शौकत की कि शेर अफजल मरवत की एक पर्सनैलिटी है, 100% एक वोट इमरान खान का है, लेकिन एक पर्सनैलिटी है जो मोबिलाइज कर लेती है, एक पर्सनैलिटी है जो नहीं मोबिलाइज कर पाती। पंजाब में बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पाए मोबिलाइज। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पीटीआई की, पीपल्स पार्टी के बारे में। जी, आप क्या कह रहे हैं शौकत? सिर्फ एक दो गुजारिशात हैं। वो बैरिस्टर साहब हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, इंतहाई अदब से बात करना चाह रहा हूँ। बात ये है कि मैं 70s की बात नहीं कर रहा। मैंने बेनज़ीर भुट्टो को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। मैं प्रोग्राम कर रहा था, मुझे पता चला कि बम फट गया है। मैंने ऑनलाइन लिया फरदाना राजा को, उसने कहा कि जी मैंने बीबी को खुद अपने हाथों से गाड़ी में बिठा के भेजा है, वो सही है। बाद में 18 बंदे भी मर गए, बीबी भी शहीद हो गई। अगर 2008 के बाद जरदारी साहब अभी जेल में गए थे 2 साल के लिए, यहाँ तो कोई गिरफ्तार हुआ तो फौज पे चढ़ाई कर दी गई, कोर कमांडर घर जला दिया गया। जरदारी साहब ने नैब को अपने घर में बिस्किट भी खिलाए थे, चाय भी पिलाई थी। मैं सिर्फ सियासी रवैयों की बात कर रहा हूँ। बाकी मैं किसी के हवाले से ये बात नहीं कर रहा कि कोई दूध का धुला हुआ है या कोई बहुत कमज़ोर है या बहुत कोई ताकतवर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासत देखी है कि जब चीफ जस्टिस या कोई चीफ जस्टिस सास के फ़ोन से इन्फ्लुएंस होता है, कोई चीफ जस्टिस दामाद के फ़ोन से इन्फ्लुएंस होता है। ये हमारे सामने की बातें हैं। अगर हम एक चीज़ को इग्नोर करके दूसरी चीज़ को हम हाईलाइट करें तो फिर वो तज्जिया नहीं है, फिर वो एक साइड है। मैंने इसलिए पहले कहा कि हर कोई अपना अपना एंगल रख, हर एक को हक है। ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो हर कोई, कादमी साहब भी वही बात करें, बैरिस्टर साहब भी वही बात करें, नो। लेकिन कम से कम जो हिस्ट्री है उसका एक पर्सपेक्टिव ज़रूर है, और वो पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर है पाकिस्तान का। किसने कितनी स्ट्रगल की है,
पंजाब में पीपल्स पार्टी 2013 के बाद किसने तोड़ी? पंजाब के बंदे तोड़ तोड़ के दुपट्टे कौन पहनाता रहा? उनको पता नहीं था वो किस पार्टी के लोग हैं, पता नहीं था वो 40 साल। हाँ, ये कोई इनकलाब तो नहीं आ गया था कि वो खुद आ रहे हैं। आपको भी मालूम है, बैरिस्टर साहब को भी मालूम होगा, कौन उनको ले, जो दुपट्टे पहनाते थे उनको तो पता ही नहीं होता था हमारे घर में कौन आ रहा है। क्या पीपल्स पार्टी को कॉन्शियसली नहीं तोड़ा गया? 2013 के इलेक्शन में एएनपी पे वो बम्बिंग की गई कि केपी का कोई थाना नहीं सलामत रहा, और आज पीटीआई की हुकूमत में भी थाने उसी तरह बंद हैं जैसे 2013 के इलेक्शन। किसने कहा था एमकेएम इलेक्शन नहीं लड़ सकती, पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, लड़ सकती, एएनपी इलेक्शन नहीं लड़ रही थी? उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? आज कौन सपोर्ट कर रहा है? यू मेड योर पॉइंट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। एक उनसे जवाब लेके मैं आपके पास आती हूँ जी। वेरी क्विकली, ब्रीफ आंसर, बड़ा क्लियरली शौकत ने आपको बयान किया है जो आपकी बात है जी। मैडम, आप मुझसे बात कर रही हैं? हाँ, आप ही से वेरी मैडम, मैं शौकत साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है रेजिस्टेंस की। पाकिस्तान के अंदर शायद सबसे ज्यादा तारीख अगर आप देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रही है। इस हद तक कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक जमाने के अंदर मुस्लिम लीग का हिस्सा होते थे। तो गुजारिश ये है, आज की सियासत पे हम बात करें। शौकत साहब की बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। माजी में बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई है और पीटीआई को अपनी रेजिस्टेंस के रवैये में आज के दौर में शाइस्तगी लानी चाहिए, नरमी लानी चाहिए। ये तरीका नहीं है, हमें इसके अंदर थोड़ी मिठास लानी चाहिए। हम सब पाकिस्तान हैं, इदारे भी पाकिस्तान के हैं, सियासी जमातें भी पाकिस्तान की हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज का पाकिस्तानी जो 20, 21, 22, 24 साल का है, क्योंकि 80 कहते हैं कि 70% पाकिस्तान 30 साल से कम की उम्र का है, वो 70% पाकिस्तान जो 30 साल से कम की उम्र का है, उसको पीपल्स पार्टी रेजिस्टेंस की पार्टी याद नहीं है। पीपल्स पार्टी सिर्फ स्टेटस को की पार्टी याद है। ठीक, ओके, क्विकली। देखें, पराचा साहब ने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जो बैरिस्टर साहब भी कह रहे थे वो भी बिल्कुल, ये ग्राउंड रियलिटीज तो ये हैं। लेकिन मौजूदा इस वक्त हम क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का किरदार आप देख लें। इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किस लिए हुआ था? कि एक हाईब्रिड निज़ाम है, ये सिलेक्टेड है। तो आज की सियासत तो स्टेटस को की सियासत पीपल्स पार्टी कर रही है। इंसानी हकूक की बात हो, पीपल्स पार्टी उस पर कोई बात नहीं करती है। आज की सियासत के अंदर आजादी राय की बात हो, पीपल्स पार्टी उसमें कोई बात नहीं करती है। सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, कहीं पे भी। ठीक है, मेरा ख्याल है आप तीनों की जो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये जो शौकत कह रहे हैं ना कि जब आज जो ये पीपल्स पार्टी कर रही है, वो बिलावल ने क्या कहा था कि अगर डिक्की में छुप के जा रहे हैं वहां देने प्रेसिडेंसी, तो फिर मैं भी ये करूंगा। बिलावल, आई मीन, आई थॉट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट फ्रॉम बिलावल जो मैंने सुनी है पिछले 6-8 महीने में साथ, वो यही थी कि जब पता नहीं कौन सा मुकाबला चल रहा था, कोई पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट था किसी चीज पे पीछे, तो बिलावल ने बड़ी ये 26वीं तरमीम पे उसने कहा था मैं भी इसी तरह से लोगों को लेके आऊंगा। आपने डिक्की में छुप छुप के आप जाते थे अंदर प्रेसिडेंसी और ये करते थे, हम भी ये करेंगे। कहने का मकसद ये है कि पीएमएल देखे ना, हमें स्याक व सबाक की बात करते हैं तो सादिन अगर हमें फिर सब पार्टीज के सब अदवार पर फोकस करना बिल्कुल, तो पीटीआई का भी वो अदवार था। एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ के पीटीआई में शामिल किया गया। लेकिन रेजिस्टेंस अगर किसी ने शो किया तो वो पाकिस्तान की अवाम ने शो किया। इस दफा पीटीआई के लोगों को तोड़ के पीपल्स पार्टी में डालने की कोशिश की गई, नून लीग में डालने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने पीपल्स पार्टी में डालने की कोशिश नहीं की गई। साउथ से जो हो रहा था नहीं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी कैसे? नहीं, आप देखें, राजा साहब हमारे बड़े भाई हैं, पर ये जो सरफराज बुख्ती है, बुजुर्ग नहीं है भाई, अगर मुझे सरफराज बुख्ती जो है वो निगरान वजीर दाखिला था, वो योगोस्लाविया वालों ने डलवाया। ये जो था ना, जो पीटीआई की हुकूमत गई कि पीपल्स पार्टी में आना चाह रहे थे, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, वहां तो पार्टी बना दी गई ना। वो जो पीपल्स पार्टी से निकाले गए थे वो पीपल्स पार्टी में नहीं आए वापस, उनकी एक नई जमात बना दी गई। दूसरी जो रेजिस्टेंस वाली बात है, ये कल की बात है बैरिस्टर साहब, मैं कोई 70s की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन बैरिस्टर गौहर खान और आर्मी चीफ की पेशावर में मुलाकात हुई तो कहा गया बड़ी खुशाइंद चीज़ है, ये कहा गया बड़ा ब्रेक थ्रू है। अगर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इनको निकाल के हमें लाया जाए
तो फिर ये रेजिस्टेंस बेहतर है पीपल्स पार्टी न करे। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आपके पास आ रहे फरवरी 8 के जो इलेक्शंस हैं, अब वो तो किसी ने उनके वोट नहीं दिलवाए ना, ये तो मानते हो कि फरवरी 8 के इलेक्शंस में लोगों ने निकल के डाले। फरवरी 8 के इलेक्शन में अगर कॉन्टेक्स्ट पीपल्स पार्टी का है तो पीपल्स पार्टी को पंजाब मिला, पीपल्स पार्टी को केपी मिला, पीपल्स पार्टी तो सिंध की, हाँ कहें कि सिंध में पीपल्स पार्टी के जो अपने हल्के हैं अगर वहां भी फरिश्ते आए हैं, नहीं तो फरवरी 8 में पीपल हैव स्पोकन इन फेवर ऑफ पीटीआई और नो? नहीं, कहां मिला? कॉन्टेक्स्ट तो पीपल्स पार्टी है ना इस वक्त के, सारा तीर पीपल्स पार्टी पे आ रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी को पंजाब मिला वापस, पीपल्स पार्टी को केपी मिला वापस, नो। पीपल्स पार्टी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंध में है, एमकेएम कराची में एमकेएम को मिली, पीपल्स पार्टी को नहीं मिली सीटें। 18 सीटें जो कराची की है जो पीपल्स पार्टी की नहीं थी। वो उसमें पीटीआई ने तो नहीं ना उसका लेना देना कि पीटीआई को तो पब्लिक ने वोट दिया या नहीं? अवाम के हाथ में था, पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिला। जहां पे उनके हाथ में था उन्होंने बलोचिस्तान बात ये है कि पीपल्स पार्टी की बात हो रही है ना कि पीपल्स पार्टी को फेवर किया गया। मैं यही तो कॉन्टेस्ट कर रहा हूं, कादमी साहब की बात कर रहा हूं। राजा साहब गुजारिश है, आपकी बात दुरुस्त है, हम ये नहीं कहते कि देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, लेकिन पिछले, आप इस बात से तो एग्री करेंगे सर, और मुझे उम्मीद है कि पिछले 40-50 साल से 70s से ऑनवर्ड्स हमने पीपल्स पार्टी को प्रेजेंट ऐसे किया कि ये वो पार्टी है जो फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़ी होगी, ये वो पार्टी है खड़ी भी थी जी, और खड़ी हुई थी, बिल्कुल बेनजीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे, दीगर टाइम पे खड़ी हुई। लेकिन अभी आप देख ही रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं है जो कहती है कि हम ग्रुप एक्सपेरिमेंट करते हैं। एब्सोल्युटली ऐसी पीपल्स पार्टी है जो इस सोशल मीडिया के कानून के साथ खड़ी है, जिसके ऊपर सारा जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये आवाज के ऊपर कदगन है। पीपल्स पार्टी के ऊपर तो इन्हिसार था कि वो इन चीजों में सोसाइटी के साथ खड़ी होगी, पावर के साथ खड़ी नहीं होगी, राइट्स के साथ खड़ी होगी, इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़ी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी से सर और कोई दुख नहीं है, दुख ये है कि जो फैज अहमद फैज साहब और जालिब की पोइट्री के साए तले एक पार्टी का इमेज क्रिएट हुआ, उसको पिछले 10-1 साल में बड़ा नुकसान पहुंचा और मजीद नुकसान पहुंच रहा है आजकल की सियासत में। हम लोगों ने बचपन से आइडियलाइज किया पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को नून लीग से तो कोई गिला शिकवाई नहीं, नून लीग का तो कोई गिला शिकवाई नहीं ना। नुकसान भी इसीलिए हुआ कि बाकायदा तोड़ा गया, उसको दहशतगर्दी के जरिए तोड़ा गया, बंदे तोड़ के तोड़ा गया। आपको उनके तोड़ने में तो पीटीआई के तोड़ने में भी दुख होना चाहिए। मेरा मतलब कि ये रियलिटी जो है, ये असल रियलिटी जब आप सबको उसमें पैराए में देखें, ये बात सही है? नहीं, बात ये है कि आप कह रहे हैं पीटीआई के कितने लोग दूसरी पार्टियों में गए, मैं यही तो आपके सामने सवाल रख रहा हूं। कितनी मोहब्बतें हो रही है पीटीआई के साथ, देखिए उससे कोई इनकार कर रहा है। नहीं तो हम कह रहे हैं सारी चीजों या तो हमने ये कहा हो कि जी पीटीआई के बंदे पीपल्स पार्टी में भर दिए, पीटीआई के बंदे कादमी साहब के पास भर दिए या बैरिस्टर साहब के पास भर दिए। कोशिश तो बड़ी थी भरने की सर, कोशिश कम थी। जो निकले वो अलहदा पार्टी बना दी गई। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपसे, वो किस पीपल्स पार्टी को कोई फेवर नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी अपनी सीटें लेके आई, पीपल्स पार्टी आज भी अपनी सीटों के साथ देख रहे हैं। जबरदस्त डिबेट है, सब अपनी जो एक पोजीशन है हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ उसको बैक करें। इतना ही कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान का जो है ना सियासी मंजरनामा, इतना ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम कहते हैं लड़ाई झगड़े तू मैं छोड़ के बैठ जाएं राउंड टेबल, बातचीत करें ताकि बात आगे बढ़े। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ देखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप सुन रहे थे हमारे पैनलिस्ट की बड़ी जोर शोर से डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान की जो तारीख है और पाकिस्तान की तारीख में कौन सी पार्टी का क्या रोल रहा है और कितना पावर प्ले में किसने किसके साथ क्या किया है वो आपने सुना। जरा हम पूछते हैं इनसे सबसे कि आगे बढ़ना कैसे है, आज के हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। जी साद, आप बताइएगा। देखिए मैम, मेरा तो इसमें बसद एहतराम ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी फोर्स एक्सर्जन हो चुकी है, जितना ताकत का इस्तेमाल हो चुका है, ख्वाह वो सियासी ताकत हो, रियासती ताकत हो, अदालती ताकत हो, उससे पाकिस्तान के मसाइल खराब होने। पाकिस्तान के अंदर हमें एक सियासी डायलॉग की नहीं, हमें एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है।
हमें वापस रीवैल्यूएट, एक तो बात हमें ये तस्लीम करनी चाहिए कि जिस तरह हम इस डिबेट को फ्रेम कर रहे हैं कि एक तरफ है एक पॉलिटिकल पार्टी, साथ उसके कुछ सोशल मीडिया, साथ उसके कुछ बलवाई और दीगर इस तरह के लोग, और दूसरी तरफ है रियासत की पावर और हुकूमत की पावर, और अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डिबेट को हमने फ्रेम इस तरह कर दिया है जैसे कि ब्लू कॉर्नर में एक बॉक्सर हो और रेड कॉर्नर में दूसरा बॉक्सर हो और अभी पता चलेगा कि कौन किसको नॉकआउट करेगा। इस एक्सरसाइज में बसद एहतराम गुजारिश है कि जो भी जीतेगा पाकिस्तान का नुकसान होगा। बेशक अगर रियासत और अदालत और दीगर लोग, जो वो अवाम जिसको कभी सोशल मीडिया कह दिया जाता है, कभी बलवाई कह दिया जाता है, अगर उन पे हावी आ गई और उन्हें मसमार कर दिया तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर अवाम, उस गिरोह ने रियासत को या अदालत को या सियासत को किसी तरीके से खुदा न खास्ता ओवर पावर कर दिया तो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर लड़ाई हुई तो बहुत से लोगों का इंडिविजुअल बेनिफिट हो सकता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान होगा। जिस वजह से मेरी बसद एहतराम गुजारिश है हमारे तमाम अकाबरीन से कि इस मसले का सलूशन हमने ना अमेरिका देख के करना है, ना ईरान की तरफ देख के करना है, ना चीन की तरफ देख के करना है। इस मसले का, ये दो भाइयों का, दो पाकिस्तानियों का, दो हमसायों का मसला है। इसके लिए अगर हम मिल बैठें, जब मिल बैठते हैं तो एक साइड कहती है कि लिख के दो, दूसरी साइड कहती है लिख के नहीं देंगे, पहली साइड कहती है कि फलाने इंस्टीट्यूशन से क्यों मिले, दूसरी साइड कहती है हम इंस्टीट्यूशन से बात नहीं करेंगे। इस तरह के कव्वा हलाल है हराम है की बहस से निकल के हमें पाकिस्तान के सीरियस मसाइल के ऊपर सबको मिल बैठना चाहिए। सबको मिल बैठ के, और उसमें थोड़ा सा जो अयाज सादिक साहब थे उन्होंने तो कह दिया था कि जी एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लें और एक चार्टर ऑफ एंटी टेररिज्म बना लें। उन्होंने अभी डिस्कशन में कहा था, लेकिन बात उनकी धरी की धरी रहेगी। आपका जी 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 एक इंसाफ का आपका, आई गॉट योर पॉइंट। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है जी। शौकत एंड देन विल गो टू अथर। मेरा ख्याल है सही बात यही है जो बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, और कुछ उम्मीद लगी थी जब ये कमेटी बनी थी, मुज़ाकरात हुए थे। मैं तो ज़ाती तौर पे बड़ा इनकरेज था कि ये मुज़ाकरात होंगे, और मैं अब भी समझता हूँ कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ते हैं। वो इस कमेटी से शुरू होके एक्सपेंड हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आ जाएं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आ जाएं, ANP भी आ जाए, सारे लोग आ जाएं, फिर उसको और बढ़ाया जाए। प्रपोजल माजी में भी रही हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा, कोई चारा नहीं है। इन दोनों ने तो बता दिए, तो अब आप बताएं कि ये जो कह रहे हैं दोनों, उसकी चांसेस कितने हैं? हाँ, अब दोनों ने बड़ी अच्छी बात है कि अब चांसेस कितने हैं। मुज़ाकराती कमेटी जब बैठी तो हमें पता चला कि जेल मैनुअल में ये लिखा हुआ है, इस वजह से ये नहीं हो सकता। तो मेरा इसमें हम्बल सी जो सबमिशन है वो ये है कि आईने पाकिस्तान के ऊपर जेल मैनुअल लिखवा दिया जाए, ताकि कम उसके ऊपर अमल दरामद लोग शुरू कर दें। यहाँ पे आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद नहीं होता, जेल मैनुअल अचानक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ भी नहीं होगा। सुबह से शाम तक 15 मुज़ाकरात करें, सब बैठ जाएं, जब तक आप सब ये फैसला नहीं करेंगे कि आइन के मुताबिक मुल्क चलाना है। अदलिया अपना काम करे, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, मुकन्नना अपना काम करे। जब तक आप इस पे नहीं बैठेंगे, हमारे बुजुर्ग बैठे थे 50 बरस कबल, उन्होंने हमें आइन दिया था, शहीद भुट्टो ने आइन दिया था, उसके ऊपर अमल दरामद करें। तो अदरवाइज जो मर्जी मुज़ाकरात करते रहें, ये इन मुज़ाकरात के नतीजे में खाने होंगे, चाय होगी, गपशप होगी, और कुछ भी नहीं होगा। आइन पर अमल दरामद भी तो मुज़ाकरात के जरिए ही होगा ना, जब आप रेस्ट्रेंट शो करेंगे, अगर एक कमिटमेंट आपकी है। बिल्कुल, अगर आपकी ओवरऑल कमिटमेंट है। आप सबका प्रोग्राम में आने का नाज़रीन, ये जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में क्लेवर बाय हाफ, ऐसे नहीं बात बनेगी। और हमें कहा जाता है जी पावर प्ले को नहीं आप समझते, प्रैग्मेटिक होने की ज़रूरत है। हमें तो लगता है कि समझ आती है कि पावर प्ले जो है उसने मुल्क की, उस पावर प्ले में सब ने गेम की है, तो सब ने मिल के तबाही की है। अब उस तरफ चलें जो आइन कहता है, जो कानून की बालादस्ती कहती है, साफ नीयत के साथ चलें, और हर तरफ जो है, हर पार्टी जो है, हर प्लेयर जो है वो उस तरह से समझे अपनी ज़िम्मेदारी, जो कि आइन, कानून और उस वक्त पाकिस्तान के हालात कहते हैं। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।